हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पिछली बार आया था तो तब मैं इनको देख रहा था और आज मैं कंडोलिया देवता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए इनसे कह रहा था कि पार्टी कब किसको क्या अवसर दे दे। इसका कई बार हमको पता नहीं होता है। आज पार्टी ने इनको सेवा का अवसर दिया है। आप सबके आशीर्वाद से इनको विजयश्री दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे भाई राजकुमार गौरी जी मंच पर विराजमान, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदमी शांति देवी जी, इस नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे बड़े प्रखर नेता। अभी मैं इनसे कह रहा था कि जो है इस बार का सेहरा यशपाल भाई तुम्हारे सर पर बंधा है। हमारे बेनाम जी और मेरे बड़े भाई जिन्होंने बड़ा सहयोग किया जब मैं युवा मोर्चा में था, विद्यार्थी परिषद में था और दिल्ली में आप जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यालय का सारा काम देखते थे। हमारे इसी जनपद के रहने वाले हमारे उत्तराखंड के लाल बड़े भाई आदमी वीरेंद्र जुयाल जी और हमारी दीदी नीचे बैठी हैं जो, और इनका भी एक अच्छा गुण मैंने देखा, कभी नहीं कहती मंच पर बैठा लो या मुझे कहीं आगे लाओ पीछे लाओ। हमारी सुषमा संचालन करने वाले हमारे जगत किशोर बर्थवाल जी, जिनकी वाणी में रोज है सरस्वती का वास है, ब्लॉक प्रमुख कोर्ट श्रीमती पूर्णिमा नेगी जी, क्रांति किशोर नेगी जी, जयपाल बिष्ट जी, अशोक भुगलान जी, अनिल गुसाई जी और यहाँ के प्रभारी भाई राजकुमार राजगौरव नोटियाल जी, समस्त मंडलों के आए हुए सभी अध्यक्ष, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, आप सबके बीच में चुनाव की रणभेरी बज गई है और चुनाव के मात्र एक तरह से कहो तो 12 दिन बचे। अब वैसे तो 14 को चुनाव होना है, लेकिन 12 ही दिन से चुनाव के बच गए, क्योंकि 12वें दिन चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा। आज का दिन ये समाप्त हो चुका है। तो इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य हो या हिंदुस्तान हो, उसके लिए हर क्षेत्र में काम हो रहा है। हम सड़कों की बात करें तो आज सड़कों का एक तरह से महाजाल बिछा है। आप भी भाई साहब यहां तक आए होंगे, दिल्ली से अगर रोड से आए होंगे तो एक जगह पर भी आजकल परेशानी नहीं होती कि कहीं गड्ढे हैं रोड में, कहीं रोड में जाम लगा हुआ है। अधिकांश रोडें चौड़ी चौड़ी खुली हुई। दिल्ली से कड़ाकोट 6 घंटे, बताइए। देखिए दिल्ली से कड़ाकोट 6 घंटे में पहुंचे और मैं अभी 26 जनवरी के दिन 25 जनवरी की रात को अचानक मेरा ऐसा प्रोग्राम बना कि अगले दिन लोगों ने कहा मौसम खराब है, मुझे पर्चा भरना था और पर्चा भरने से पहले कुछ तैयारी करनी थी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में। तो अगले दिन उन्होंने कहा कि मौसम खराब रहेगा, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा। तो मैंने 9:30 बजे तय किया कि मैं आज रोड से जो है खटीमा जाता हूँ। रात में अचानक तेल वेल गाड़ियों में भरा दिया सब। तो मैं 4 बजे सवेरे खटीमा पहुंचा। रास्ते भर में पहले हरिद्वार में, काशीपुर में, जसपुर में, किच्छा में, रुद्रपुर में, सितारगंज में, जगह जगह लोग मिलते चले गए। जब मैं खटीमा पहुंच गया तो मैं ऐसे बैठा रहा, फोन भी करता रहा कुछ लोगों को रात में। तो एक जगह पर भी कहीं झटका नहीं लगा। बड़ी अचरज की बात की, मतलब कहीं पर एक जगह पर भी झटका नहीं लगा, एक गड्ढा ही नहीं मिला मुझे। तो मैंने ड्राइवर से पूछा यार तो कोई अलग से गाड़ी तो नहीं लाया क्या?
ये गाड़ी कौन सी है? बोला साहब आप आजकल तो चुनाव आचार संहिता लगी है, आपके लिए तो प्राइवेट गाड़ी है टैक्सी वाली, और जो टैक्सी की गाड़ी उसमें चलती, टैक्सी में चलती है, वही गाड़ी लगा रखी है। तब मुझे एहसास हुआ कि चूंकि पिछले 6 महीने से उस बाई रोड से मैं गया नहीं था, तो एक जगह पर भी कहीं घटना नहीं। आप सोच लीजिए, दिल्ली से देहरादून आने वालों के लिए हो, दिल्ली से हमारे ऋषिकेश से 4 धाम जाने वाले हो, कितना सड़कों का जाल है। अभी बीच में कुछ दिनों पर्यावरण की रोक लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे, लेकिन हमने उसमें भी पैरवी करी और वो रोड हट गया। रेल के क्षेत्र में देखिए, आप ही के बगल से यहां से रेल जा रही, कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है। सपने में भी कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि यहां रेल आ जाएगी। हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है। देहरादून का एयरपोर्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने जा रहा है। चिन्यालीसौड़ हो या गौचर हो या पिथौरागढ़ हो या हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी को बनाया जा रहा है। डीपीआर बन रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हमारा हर तरह से, ऑक्सीजन के प्लांट हो, अन्य सुविधाएं हो, आईसीयू बेड हो, सारी सुविधाएं यहाँ हो गई है। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश हमारा खुल गया, हजारों लोगों को रोज ओपीडी दे रहा है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में काम न हो। और हम लोगों ने भी कोशिश करी है कि माननीय मोदी जी के निर्देशन में उत्तराखंड के अंदर सारी योजनाओं को धरातल पर उतारें। अभी कोरोना महामारी आई तो हमारे पास बहुत सारे अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल थे, उन अस्पतालों में बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं, वो सारी व्यवस्थाएं हुई। कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं होते थे, कंसंट्रेटर नहीं होते थे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं होते थे, आईसीयू बेड नहीं होते थे। सारी सुविधाएं मोदी जी के नेतृत्व में हर अस्पताल में हमने करी। फ्री का वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, फ्री का वैक्सीनेशन कैंप। एक वैक्सीन 1750 रुपए की है और ये वैक्सीन मुफ्त में एक बार लगाई गई, फिर दोबारा लगाई गई, अब तीसरी बार ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तीनों बार मुफ्त में लगाई जा रही है। पहले 45 साल से ऊपर वालों को लगाई गई, फिर 18 साल से ऊपर वालों को लगाई गई, अब 15 साल से 18 साल के उनको भी, जो उस आयु सीमा में आते हैं, उनको भी लगाई जा रही है। और तीसरी डोज, बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है, और सारी की सारी फ्री में लगाई जा रही है। जहां तक खाने का प्रश्न है कि कोई भूखा न रहे, उसके लिए हमारे प्रदेश के अंदर 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त का राशन देने का काम भारत की सरकार ने किया है और उत्तराखंड की सरकार ने किया है, जो अभी भी योजना हमारी चल रही है। अभी योजना आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति के लिए मुफ्त में करने की योजना बनाई गई, और ये योजना लागू हो गई। 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उत्तराखंड के अभी तक की योजना का लाभ उठा लिया है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली स्कीम है, हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने सोचा कि इस प्रकार की योजना आनी चाहिए? कभी किसी ने नहीं सोचा। बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाते थे, वो सोचते थे कि अगर अस्पताल में मेरा इलाज होगा तो मेरे बेटे के ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा, मेरी जमीन बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा, दुकान बिक जाएगा, या कोई मेरे जेवर रखे हैं तो गिर भी चले जाएंगे। उनको भी एक तरह से सुरक्षा का कवच देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उज्ज्वला योजना हम जानते ही, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी तमाम योजनाएं, उनको मैं गिनाऊंगा तो कई घंटों लग जाएंगे। सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन हर क्षेत्र में दिया गया है। भाइयों बहनों, हमने भी पिछले 5 साल की सरकार हो या जो कालखंड मुझे मिला है, इस कालखंड में मैंने कोशिश करी कि जितने भी हमारे नौजवान युवा बेरोजगार हैं, उन सभी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, और 24,000 जो पद थे, उन पदों पर हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। जितने हमारे भाई बहन परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, नौकरियों के लिए भाग लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने कहा कि कोरोना महामारी में सबके पास पैसा नहीं है,
उनको हमने निःशुल्क कर दिया। 1 साल उनकी आयु सीमा बढ़ा दी, 1 साल बहुत सारे परीक्षा नहीं हो पाई। तो ऐसे तमाम काम हमने किए हैं। चाहे आज हम जो है वात्सल्य योजना हमने चला कि हमारे जो बच्चे कोरोना महामारी में अनाथ हो गए, उन बच्चों के भरण पोषण के लिए 3,000 रुपए की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। और जब वो 21 साल के हो जाएंगे तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है कि उनको नौकरी इत्यादि में जो है आरक्षण मिले। इसी प्रकार से जो गरीब हमारी बहनें हैं, महालक्ष्मी योजना हमने शुरू करी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। उस योजना के माध्यम से पहले तो पैदा होने वाली 1 और 2 बच्ची कि मां और बेटी को जो सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, ओढ़ने के, बिछाने के, वो महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से हमने उसको देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करी। हमारे भाई जो पूरी कोरोना महामारी में पूरे देश भर से आए, उनका रोजगार समाप्त हो गया, ये उनके लिए कैंप लगाए गए। मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाई गई, उनको बैंकों से ऋण आसानी से मिले उसकी व्यवस्था की गई। SLBC सभी बैंकों की हमने बैठक ली। हमने कहा कि जो भी प्रत्येक महीने में सब बैंकों की समीक्षा करी। इस प्रकार से अनेकों क्षेत्रों में आंगनबाड़ी बहनें हों, आशाएं बहनें हों, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हों, भोजन माताएं हैं, PRD के जवान हैं, इन सभी के मानदेय को बढ़ाया। हमारे ग्राम प्रधानगण हो, ये पौड़ी की हमारी उत्तराखंड आंदोलन की धरती रही है। हमने उत्तराखंड आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का भी काम किया है। जिनको 4500 रुपए पेंशन मिलती थी उनको 6000, जिनको 5100 मिलती थी उनको 6000 किया है, जिनको 3100 मिलता था उनको 4500 किया है। आश्रितों में से भी एक भी आंदोलनकारी है तो उनके आश्रितों को भी हमने पेंशन देने की, आश्रितों को पेंशन देने की व्यवस्था की है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में काम नहीं किया हो। अब मेरे से लोग कहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं, कल मैं द्वाराहाट गया था तो एक बुजुर्ग वहां अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे सोचा कि अब क्योंकि जनसंपर्क जैसे आप लोग करोगे, ऐसे ही सब जगह जनसंपर्क चल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़े रोड शो नहीं हो सकते, रैलियां नहीं हो सकती, तो मैं उनके पास गया तो मैंने कहा आप अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा इस बार। तो बोले नहीं, आपने अच्छा काम किया है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हम यहां से, आप ऐसा मत सोचना, हम यहां से जिताकर भेजेंगे आपको। लेकिन मेरे पत्रकार मित्र मुझसे पूछते हैं, वो कहते हैं काम अच्छा किया आपने लेकिन आपको समय कम मिला। मैंने कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे 5-6 महीने का समय दिया, लेकिन मैं उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूं कि आपने मुझे, मेरी पार्टी ने मुझे समय दिया और इस समय में मैंने एक पल और एक क्षण भी रुके हुए लगातार 550 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं। तो आगे का ये समय पार्टी ने दिया था और आगे का समय देने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि आने वाले समय में 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने। उसके लिए हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किए भी, विचारों की श्रृंखला शुरू की है। सारे विभागों को 10 सालों का रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि अपने विभागों में कैसे काम करेंगे, कैसे हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा एक पौड़ी क्षेत्र आगे बढ़ेगा, कैसे हम हर क्षेत्र में, क्योंकि मैं वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर रहा था, वित्त मंत्री के रूप में मैंने काम किया, सीखने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि खर्च करने के लिए तो बहुत रास्ते हैं। हर जगह पर कहते हैं यहाँ विकास होना चाहिए, यहाँ सड़क बननी चाहिए, यहाँ नाली बननी चाहिए, यहाँ पर पुल बनना चाहिए, यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल बनना चाहिए, कोई स्कूल बनना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए, लेकिन पैसा भी आना चाहिए कहीं से, उसकी व्यवस्था कैसे होगा? हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष बैठनी जानती होगी, पैसे की भी व्यवस्था करनी होती है। यशपाल भाई बैठे हैं तो जानते हैं, आप तो मंत्री रहे हैं सब जगह, कोई कहने की बात ही नहीं है। वीरेंद्र भाई तो आप भी जानते होंगे, संपत भाई, ये क्या है कि एक केक की तरह होता है, जैसे केक होता है ना, केक उतना ही होता है, उसमें से काट के किसको देना है, ये मंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास इतना राइट होता है।
लेकिन वो एकदम से अन्याय तो नहीं कर सकता कि केक तो सभी को बराबर मिलना चाहिए, जिसका जितना हिस्सा है। तो मेरे विचार में आया कि कहां से हमारा राजस्व प्राप्त होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां वो आगे बढ़ेंगी। उस क्षेत्र में हमने हर क्षेत्र को लेकर अलग अलग तरीके से हमने समीक्षा की है, हर क्षेत्र को लेकर अलग अलग तरीके से उसका अध्ययन किया है। तो भाइयों बहनों, ये सब काम हम लोगों ने किए हैं। एक तरफ तो ये है जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय में, जब वो सरकार में रहे हैं, तो केवल कारनामे किए हैं। और कारनामे भी कौन से? काले कारनामे किए हैं। तो मैं लोगों से कहता हूं कि इस बार का लोग फिर से पूछते हैं कि इस बार का चुनाव किस मुद्दों पर होने वाला है। मैंने कहा इस बार का चुनाव काम बनाम काले कारनामों के बीच होने वाला है। तो जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि काले कारनामों को कभी चुनने वाली नहीं है। इस बार जनता काम करने वालों को चुनने वाली है। और मैं उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूं, मैंने देखा है मेरी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों में इतना जोश है कि वो भी कह रहे हैं, जब हम जाते हैं कहते हैं अब की बार 60 साल, तब 60 साल का जब हम नारा लगाते हैं मीडिया के सामने जाते हैं, तो मीडिया वाले भी मुझसे कह रहे थे, बोले आप कह रहे हैं कि 60 बार थोड़ा ज्यादा है मोदी जी, तो बोले 60 ज्यादा है, हम तो 45-50 तक सोच रहे हैं। तो मैंने कहा आप कितने दिन पहले सोच रहे हो? मैंने कहा चुनाव के कितने दिन है? अभी मैंने आज से करीब 10 दिन पहले की बात है। तो बोले 25 दिन चुनाव के भी बचे हुए हैं। मैंने कहा जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो लोग कह रहे थे कि आपकी 15 सीटें आने वाली, तो 15 सीटें आएंगी। 1 महीने के बाद कहने लगे 25 सीटें आएंगी, 4 महीने बाद कहने लगे 35 सीटें आएंगी, और 5 महीने में कहने लगे 40 से 45 आएंगी, और आप 50 के आसपास तक अनुमान लगा रहे हैं। टाइम्स नाउ के चैनल में 45 से लगा है, 50 से लगा है। मैंने कहा अभी चुनाव में 25 दिन बचे हुए हैं, आज से 15 दिन बचे हैं। उस दिन मैंने कहा अभी 25 दिन बचे हैं, जिस दिन ये 25 दिन पूरे होंगे, जिस दिन 14 फरवरी को मतदान होगा, उस दिन ये 60 साल होगा। आप देखिए अब कुर्सी आई नहीं है, दूर दूर तक कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन लड़ाई कितनी हो रही है। हरीश रावत जी वो कह रहे थे मुझे पहले, कुछ दिनों पहले तो कहने लगे कि मेरा मन भर गया है, अब मैं कह दूं कि जो है कि हो गया, बस हो गया। फिर बस हो गया कहा, फिर जो है दिल्ली दौड़ लगाई, दिल्ली वालों ने पंचायत करी, कुछ नहीं हुआ, बैरिक लौट कर आए, बोले कि अब मुझे नेतृत्व करने के लिए दे दिया है पूरी, मैं नेतृत्व करूंगा पूरे चुनाव का। अगले दिन फिर विरोध हुआ कि ऐसा तो दिल्ली में कुछ हुआ नहीं, तो फिर अगले दिन फिर उन्होंने सफाई पेश की कि नहीं मुझसे गलती से ही ऐसा हो गया। फिर कहने लगे कभी मैं हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ूंगा, जहां से पिछली बार हारा वो इस बार जीतूंगा वहां से। फिर वहां से भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने रामनगर से घोषित हो गए कि रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। अब रामनगर एक दिन तक टिकट उनका रामनगर में घूमता रहा, और अगले दिन रामनगर से भी उठा दिया गया उनका टिकट, उनको लालकुआ भेज दिया। हम मुझसे पत्रकार लोग पूछ रहे कि उनको यहां से वहां से यहां से वहां भेज रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा जिस आदमी की उनकी पार्टी में ही इतनी दुर्गति हो रही है, कभी उनको यहां फेंका जा रहा है, कभी वहां फेंका जा रहा है, उनके बारे में मैं क्या कहूं? बोले आप उनको सीरियस नहीं लेते। मैंने कहा जब उनकी पार्टी ही उनको सीरियस नहीं ले रही तो मैं क्यों लूं? पहले पार्टी वाले तो सीरियस ले लें उनको। उनके हाथ कोई नहीं है, कुर्सी है नहीं, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन लड़ाई चल रही है। एक तरफ जो है प्रीतम सिंह जी का गुट है, एक तरफ उनके प्रभारी का गुट है, एक तरफ जो है हरीश रावत जी का है। वो सब गुटों पर अपने आपस की लड़ाई चल रही है, कौन मजबूत। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि इस बार काम करने वालों को लाना है, इस बार काम करने वालों की सरकार बनानी है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शक्ति, आप सबकी ताकत से, गांववासी जी अभी कह रहे थे एक समय होता था बहुत कठिन परिस्थितियों में हम लोग काम करते थे। आज पूरे उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है
क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जिस प्रकार का उत्तराखंड के साथ लगाव है, जिस प्रकार का उनका रिश्ता है, हमने जितने भी काम, जो भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता में रहे। मोदी जी ने उन सब पर स्वीकृति प्रदान की है। आपके बीच में से हमने पार्टी हाईकमान ने राजकुमार कोरी जी को यहां से उतारा है। बड़े सहज है, सरल है। हमने देखा कि इनके अंदर कोई वैसा नहीं था। टिकट करने के लिए भी कभी ये मेरे पास भी नहीं आए, कभी नहीं कहा इन्होंने कि मुझे टिकट दे दीजिए। ये दावेदारी जरूर करी होगी आप लोगों का, क्योंकि पैनल जो आया यहां से, तो पैनल आया तो पैनल में इनका नाम था। आपकी जो रायशुमारी हुई होगी उस रायशुमारी में आप लोगों ने नाम लिया होगा। सभी एक से एक योग्य थे, मैं कह रहा हूं जगह जगह, क्योंकि अब तो सब जगह पर जगह जगह जहां जहां हम गए, क्योंकि बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी होने के नाते आज जीतने की भी सबसे ज्यादा संभावना हमारे यहाँ है, सरकार बनने की भी हमारी संभावना है। तो सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव के मैदान में जाए, लेकिन एक ही को टिकट दिया जा सकता है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप एक ही को टिकट मिलता है, और जिसको टिकट मिल जाता है सभी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। इसलिए आप सब लोग भारी बहुमत से इनको जिताकर भेजेंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी मजबूत करेंगे, जिससे कि जो विकास का काम हमारा चला है, विकास की जो योजनाएं चली है, अब उनको भाइयों बहनों रुकने नहीं देना है, उनको अब रुकने नहीं देना है, उनको और तेज गति प्रदान करना है। वो तेज गति तभी प्रदान होगी जब आपने जो इंजन के साथ साथ एक इंजन यहां से भी चलाना है। डबल इंजन मोदी जी का तो इंजन चल रहा है, उत्तराखंड की सरकार का इंजन चलेगा, आपके पौड़ी का भी इंजन चलेगा, क्योंकि पौड़ी हमारा एक सांस्कृतिक शहर है। इस शहर को भी आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज देहरादून हमारा स्मार्ट सिटी बन गया है, उसी प्रकार से आने वाले समय में हमारा पौड़ी है, हमारा अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, हमारा उत्तरकाशी है। इस प्रकार के जो हमारे शहर हैं, उन शहरों को भी हम भारत सरकार से अनुरोध करके उनको भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उनका भी आगे डेवलपमेंट करें, हर प्रकार से उनको आगे बढ़ाएं, हर प्रकार से उनका विकास करें। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई है। आप सबके मैं आज यही अनुरोध करने आया हूं, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड की जनता हमको फिर से मौका देगी और प्रचंड बहुमत की इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। लेकिन आपसे एक अनुरोध करते हुए कि अब 14 फरवरी ज्यादा दिन नहीं है, आप सब लोग आज से कि लग जाइए, सब लोग जुट जाइए, और 14 फरवरी तक जब तक कि मतदान पूरा का पूरा अपने क्षेत्रों का न करवाने। इस बार थोड़ा सा चुनौती भी है हमारे सामने कि महामारी का समय भी चल रहा है। इस महामारी के समय में जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, उन सभी को घर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। और ये चुनाव केवल राजकुमार कोरी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल पुष्कर सिंह धामी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप सबका चुनाव है, आप सबका चुनाव है। आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप सब कमल के फूल हैं, आप सब राजकुमार कोरी हैं, आप सब पुष्कर सिंह धामी हैं, आप सब नरेंद्र मोदी हैं, और आप सब लोग जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमको विजय श्री मिलेगी। इतना ही कहते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।